हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप। तो ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में शूट होगी। सबसे पहले एनुअल अकाउंट्स, ऑडिट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लस टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। ये तीनों पर टॉपिक्स जो है इसमें मैंने कवर कर दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जहाँ तक है वाइंडिंग अप की बात, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आ जाऊँगा। ये अपलोड होने के 2 या 3 आवर्स बाद मैं वाइंडिंग अप वाला पोर्शन भी लेके आ जाऊँगा, प्लस उसी के अंदर मैं कन्वर्जन ऑफ एलएलपी में भी उसको कवर कर दूंगा। तो 2 वीडियो में आपका ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। ये लास्ट यूनिट है आप लोगों का, तो लास्ट चैप्टर है बेसिकली इस यूनिट का, तो ये पूरी तरह से कवरेज हो जाएगा। तो ये यूनिट आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आई नो आप लोगों का पेपर कल है और कुछ ऑनर्स वालों का पेपर कल है, बाकी प्रोग्राम वालों का तो बाद में है। तो वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आप लोग इसको देख के चले जाना, मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बना दिए हैं, तो इसको नोटिंग कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आ जाओ, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन एलएलपी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट बाय लॉ। स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ। ठीक है, आ जाओ, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एवरी एलएलपी, हर एक एलएलपी को मेंटेन करना पड़ेगा बुक ऑफ अकाउंट्स। अब मेंटेन क्यों करना पड़ेगा? मेंटेन इसलिए करना पड़ेगा जिससे उन्हें पता लग जाए कि एलएलपी के पास कितने एसेट्स हैं और किसकी लाइबिलिटीज कितनी है। डिटेल्स बतानी पड़ेंगी एंड सोर्स बताना पड़ेगा, सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बाय एलएलपी। एलएलपी ने क्या क्या चीज़ें रिसिप्ट की हैं और क्या क्या पेमेंट किया है, बेसिकली मॉनेटरी चीज़ों की। तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसको सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किस सोर्स से आ रहा है या किस सोर्स से जा रहा है। प्लस प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और चौथा हो जाएगा एनी अदर मैटर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग इन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। रीज़न आप लोगों का इसमें मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट। आ जाओ, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट जो रहता है ना, ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 100% चेकिंग कभी ऑडिटर कर नहीं पाता है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना होता है। ठीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसमें अजम्पशन भी लिया जाता है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको कहाँ रखना पड़ेगा आप लोगों को? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हम लोगों ने पहले की वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में इस बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको कैश बेसिस पे भी बना सकते हो, एक्रूवल बेसिस पे बना सकते हो। ठीक है, एक्रूवल बेसिस की मतलब जो रिसिप्ट होगा या ड्यू होगा उस टाइम पे रिकॉर्डिंग, और जब कैश बेसिस मतलब जब रिसीव होगा उस टाइम पे रिकॉर्डिंग। फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, आप लोगों का हर एक डेबिट के लिए हर एक क्रेडिट होना चाहिए, डबल एंट्री होनी चाहिए हर एक उसमें। ठीक है, आ जाओ, इसके बाद है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट को आप कब तक प्रिजर्व करके रखेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इस साल बना लिया, अगली बार हमें ज़रूरत नहीं है, फिर अगली बार जो बनाया उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको कम से कम 8 साल प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब आपने बना लिया तो 8 साल तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में आप लोगों को संभाल के उनको रखना पड़ेगा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो इनकेस आपके असेसमेंट खुलते हैं या कोई भी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है ना आपके ऊपर, अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, तो पिछले 8 साल की बुक्स वो लोग ओपन कर सकते हैं। तो आपको सारी की सारी बुक्स प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दो दो स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब यह होता है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उन्हें अफर्म करना पड़ता है और डिक्लेयर करना पड़ता है बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि वो लोग श्योर हैं। किस चीज़ के लिए श्योर है? कि एलएलपी जो है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? कि एलएलपी वुड बी एबल टू पे इट्स डेट, मतलब जो भी उन लोगों ने लोन ले रखा है, जो भी उधारी है उनके ऊपर, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, ये उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर वो पे कर लेते हैं तो ये कहा जाता है कि एलएलपी एक सॉल्वेंट पोजीशन पे है। अगर वो पे नहीं कर पाते हैं अपने डेट्स को, तो ये कहा जाता है कि उनकी सॉल्वेंसी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो एलएलपी को सॉल्वेंट रहना पड़ता है। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि आपकी फर्म सॉल्वेंट है या नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्हें बताना पड़ेगा कि ये अपने डेट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट रहता है आपका, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जिसमें कि आपका बैलेंस शीट ले सकते हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो पीएनएल। ठीक है, बैलेंस शीट और पीएनएल आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक बार का ही प्रिपेयर कर लोगे, तो उसमें आपको करंट फाइनेंशियल ईयर इस बार का प्लस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग जिसको बोलते हैं, इसको प्रीसीडिंग बोलते हैं, प्रीवियस नहीं बोलते। प्रीसीडिंग और करंट फाइनेंशियल ईयर उन्हीं स्टेटमेंट में 2 कॉलम बना के आपको बताने पड़ता है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, यहाँ पर को करंट होगा, यहाँ पर को प्रीवियस वाला होगा या प्रीसीडिंग वाला होगा। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि कंपैरिजन कर सकें। समझ रहे हो आप बात को? एक बार का डिक्लेयर कर दोगे तो दूसरा वाला जो पुराने पिछले साल जो चीज़ें हुई थी उसको कंपेयर करने के लिए अगल-बगल में 2 कॉलम बना के आप लोगों को सब की चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है, सब चीज़ बतानी पड़ती है। कंपैरिजन इससे ईज़ी हो जाता है। उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों में डिफ़ॉल्ट करते हो,
तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी 2 लोगों पे लग सकती है, या तो एलएलपी पे लगेगी या तो डेज़िग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी, दोनों पे भी लग सकती है, ठीक है? तो एलएलपी जो है उसमें लग सकता है कम से कम 25,000 की पेनल्टी लगेगी, जो कि बढ़ा के आपको 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक 5 लाख तक की लायबिलिटी पेनल्टी लग सकती है। और डेज़िग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आ जाइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। जो एलएलपी होता है ना, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है? एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कब फाइल करनी पड़ती है? 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, उसका 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है, ठीक है? अब इस एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? इनमें जनरली ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको कवर करना पड़ता है उनको, और भी कुछ चीज़ें ज़रूरत इन्फॉर्मेशन जो रहती है उनको भी डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि रजिस्ट्रार को पता लग सके। सबसे पहले होती है समरी ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हैं, कितने उसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सब चीज़ें बार बार इन्फॉर्म करनी पड़ती हैं। इंक्लूडिंग डीपीआईएन। डीपीआईएन के बारे में हम लोगों ने पहले की वीडियोज़ में डिस्कस किया था, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना। डीपीआईएन मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। दूसरा हो जाता है नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी का नेम क्या है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ना, वो बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू ही होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही चीज़ें जो है वो भेज दी जाती है। कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई लेटर हुआ, तो यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है? आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मैंने बताया कि 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो 8 साल तक प्रिजर्व करके भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखते हो। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कोई भी पेनल्टी जो इम्पोज की गई हो डेजिग्नेटेड पार्टनर पे, एलएलपी पे, या फिर अदर पार्टनर्स पे। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर होते हैं ना, उसमें से दो मिनिमम 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ता है। तो कोई भी लायबिलिटी जो है, कोई भी सॉरी पेनल्टी जो है, अगर वो पार्टनर के ऊपर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर है या एलएलपी के ऊपर है, तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी। उसके बाद बताना पड़ेगा मेन बिज़नेस ऑफ एलएलपी। मेन बिज़नेस मतलब कि बिज़नेस करता क्या है? उनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग क्या है? मतलब किस प्रोसेस से वो लोग रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट करते हैं, उनको बताना पड़ेगा, उनका मेन बिज़नेस। फिर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड मतलब कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसके बारे में बताना पड़ता है कि क पार्टनर से कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उसके बाद आ जाता है एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई भी लॉ आ जाता है, नया अमेंडमेंट आ जाता है, उसमें ये बता दिया जाता है कि आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, तो वो सब भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सभी नोट्स जो है वो लोग आप लोग अपने रजिस्टर में या किसी कॉपी में लिख लेना। बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, इनको आप समझ जाओगे तो आप लोग अपने मन से भी थोड़ा बहुत आंसर को आगे पीछे करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हो। तो एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन नहीं रह गया, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा कवरेज दे रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, अगर इस पे नहीं मानते हो तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कौन सी लगेगी? पेनल्टी पुरानी वाली लगेगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। मतलब कि एलएलपी पे भी लग सकती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी लग सकती है। एलएलपी पे लग जाएगी 25,000 से 5 लाख, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और उसके बाद जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके ऊपर है 10,000 से 1 लाख रुपए तक की। अब बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एलएलपी। देखो, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इस पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है आप लोगों का, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाना। बहुत ही शॉर्ट में मैंने चीज़ें बता दी हैं, आप लोग अपने मन से इसको एक्सटेंड करके लिखोगे तो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा खासा नोट आप लोगों के तैयार हो जाएगा, ठीक है? ये टॉपिक जो है आपकी बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, और इसको ही याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए नहीं लेके जाना है, क्योंकि टैक्सेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टाइप का टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? आ जाओ। एलएलपी पे टैक्स कितना लगता है? एलएलपी टैक्स लगता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब कि एज़ इट इज़ 30% का लगेगा, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज़्यादा हो। अगर आपका 100 रुपए इनकम है तो भी आप लोगों के ऊपर लगेगा, चाहे 100 करोड़ है तो भी आप लोगों के ऊपर फ्लैट 30% लगेगा टैक्स, ठीक है? फ्लैट 30% टैक्स हो गया, प्लस 12% सरचार्ज लगता है। अगर टोटल इनकम जो है आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है, प्लस एचईसी जो है वो कंपल्सरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा। एचईसी एट 4%, सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर है, मतलब 1 करोड़ से कम हुआ तो आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? इसको याद रखना। लेकिन एचईसी आपको कंपल्सरी है, तो एचईसी आपको लगाना ही पड़ेगा, हायर एजुकेशन सेस, ठीक है? उसके बाद एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर टैक्स फॉर द पीरियड ही इज पार्टनर। जॉइंटली मतलब कि सभी के सभी पार्टनर एक साथ लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए, या तो सेवरल, उसमें से कुछ पार्टनर जो है वो लायबल हो सकते हैं पे करने के लिए। कुछ पॉइंट नंबर 3 हो जाता है आपका इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन। जो भी इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन किसी पार्टनर ने किया है, वो कब टैक्स किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस समय उसने ट्रांसफर किया है उस टाइम पे, या सेसेशन के टाइम पे, या वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, जब उसकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है उस टाइम पे, या अगर आपकी एलएलपी जब वाइंडिंग अप हो रही है उस टाइम पे टैक्सेबल होगा। पॉइंट बी हो गया हमारा, पॉइंट सी हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर डी। डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है? डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर को लाइबल होता है सभी के सभी लीगल कंप्लायंसेस के लिए। इसको मैंने अर्लियर वीडियोस में मैंने बता दिया है।
तो आप लोग इसको देख लेना पुरानी वीडियोज़ को। मैंने प्लेलिस्ट जो है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग जो है उसको देख लेना। बहुत ही अच्छे से एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, शायद 30%, जहाँ तक मुझे याद है 30% का वेटेज सिर्फ इसी चैप्टर का है, इसी यूनिट का है बेसिकली। तो पॉइंट नंबर डी पे आते हैं। एलएलपी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस जितने भी है उसके लिए एलएलपी क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आईटीआर भी फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है? इसमें 2 केसेस हो जाते हैं। या तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, या तो ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। अगर ऑडिट नहीं करवानी है तो आप, जैसे इंडिविजुअल की लिमिट होती है ना, ऑन और बिफोर 31 जुलाई, उससे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है? और अगर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनका ऑडिट होना है तो 30 सितंबर से पहले, 30 सितंबर या उससे पहले, और नहीं ऑडिट करवानी है तो 31 जुलाई या उससे पहले। ये आपकी लिमिट हो जाती है। ठीक है? आ जाओ। उसके बाद आ जाता है एएमटी। एएमटी मतलब टैक्स सेव करने के लिए होता है, मतलब कम टैक्स के लिए ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्सेशन करके एक प्रोविज़न आया हुआ था। तो इसमें होता क्या है कि टैक्स जो होता है वो 18.5% के रेट पे देना पड़ता है, प्लस सेस देना पड़ता है एडजस्टेड टोटल इनकम पे। एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने का एक अलग से तरीका बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो आपके इस लॉ के सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ शॉर्ट नोट के लिए बता रहा हूँ कि एएमटी का प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होता है, 18.5% के रेट से टैक्स लगता है, प्लस जो आपका सेस होगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम पे लग जाएगा, तो इफेक्टिवली 19.05% पे आपका वो लगेगा, इफेक्टिवली इतना रहेगा। ठीक है? क्योंकि सेस का भी एक टैक्स परसेंटेज होगा ना, वो आप ऐड करोगे, तो इफेक्टिवली आप लोगों का 19.05% आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एफ में आते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी। अब 44 एडी जो है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है, पीजीबीपी आपका हेड है, उसके अंदर आता है 44 एडी। इसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को नहीं मिलेगा मतलब कि एलएलपी को 44 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 44 एडी इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। प्लस कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको कन्वर्जन पे। कन्वर्जन मतलब कि अगर एलएलपी चेंज करके अपने आप को कंपनी बना रही है या किसी और फॉर्म ऑफ एंटिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है जी, नॉट लाइबल टू पे डीडीटी। जो एलएलपी एक्ट होता है ना, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, उसमें डीडीटी नहीं पे करना होता उनको। डीडीटी क्या होता है? अब डीडीटी होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उससे पहले उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है? तो ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग शॉर्ट नोट में कवर कर सकते हो। तो इतने पॉइंट से आप लोगों का शॉर्ट नोट, मेरे हिसाब से अगर एक एक पॉइंट को भी आप 2-2 3-3 लाइन में एक्सटेंड करोगे तो आपका 1 से 1.5 पेज का आराम से मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा आपका टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडिट ऑफ एलएलपी। अब हम लोग बात करते हैं ऑडिट ऑफ एलएलपी। एलएलपी का ऑडिट किस तरीके से होगा और करवाना है कि नहीं करवाना है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑडिट है, उसको करवाने की 2 कंडीशन है। ठीक है? या तो आपका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा हो। ये पहले 40 लाख था। जब ये 2019 में इनका रूल आया था ना, उसमें 40 लाख था। तो 40 लाख को अब इन्होंने हटा के फाइनेंस एक्ट 2010 में इसको अमेंड करके 60 लाख कर दिया है। तो टर्नओवर अगर आपका 60 लाख से ज़्यादा है, 60 लाख होगा तो भी नहीं करवाना है, 60 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा मैंडेटरीली। या तो फिर आपका कैपिटल जो है वो 25 लाख से ज़्यादा हो जाए, तब आपको करवाना है। 25 लाख या उससे कम रहेगा तो नहीं करवाना है, या टर्नओवर जो है वो 60 लाख या उससे कम रहेगा तो नहीं करवाना। 60 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से ज़्यादा तो आपको करवाना पड़ेगा। इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। अब वॉलंटरी ऑडिट आप करवाना चाहते हो, मतलब कि 60 लाख से कम है, मान लेते हैं 20 लाख है और कैपिटल है 10 लाख, तो भी आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसमें करवाने के लिए अपने अलग-अलग बेनिफिट रहते हैं। वो पार्टनर अपने एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है प्रॉफ़िट कम दिखा रहे हैं या बाकी सब चीज़ें में कुछ हेर-फेर हो रहा है, तो वो आप ऑडिट करवा सकते हो। वॉलंटरी ऑडिट आप करवा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन अगर आप लोग सैटिस्फाई करते हैं तो आपको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा। आ जाओ अब रूल्स के बारे में बात करते हैं। इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके लिख सकते हो। क्वालिफिकेशन, कौन ऑडिट कर सकता है? सीए कर सकता है, भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो करते ही हर जगह घुसे हुए हैं सीएस तो। सीए प्रैक्टिस में रहेगा तो वो एलएलपी को ऑडिट कर सकता है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सीए की फीस, जो ऑडिट करेगा ना उसकी फीस तो देनी पड़ेगी आपको। ये फिक्स करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं, वो फिक्स करते हैं। या तो फिर उनका जो एग्रीमेंट होता है ना एलएलपी का, उसके अंदर लिखा रहता है कि हम लोग कितना वो देना चाहते हैं, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। उस पे लिमिटेशन वगैरह जो कुछ भी प्रोविज़न उन लोगों ने लगाई होगी वो रहता है। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट होता है डेज़िग्नेटेड पार्टनर अपॉइंटमेंट करता है ऑडिटर का। अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं करवा पाता है, तो उसके बाद जो है वो पार्टनर्स होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने ऑडिटर को। ठीक है? लेकिन तभी कर सकते हैं जब वो डेज़िग्नेटेड पार्टनर ऑडिटर को अ, अपॉइंट ना कर पाए। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? जब नया-नया एलएलपी आती है, नया-नया इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनको जब ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो सबसे पहला जो ऑडिटर वो लोग अपॉइंट करते हैं, वो होता है फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करना पड़ता है? अपॉइंटेड एट एनी टाइम
बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले कभी भी आप अपॉइंट कर सकते हो। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब कि कंपनी वो एलएलपी पहले से चल रही है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में चली गई है, तब वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर पहली बार ये लोग अपॉइंट करते हैं, और जब एलएलपी पुरानी हो जाती है तो वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट करती है। ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट करना पड़ता है? 30 days प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। प्रायर मतलब कि 30 दिन पहले, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको खत्म होने से 30 दिन पहले इनको अपॉइंट करना पड़ता है। और जो ऑडिटर होता है उसका ऑफिस कब तक होल्ड करना पड़ता है? जब तक कि नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता। मतलब कि हर साल ये लोग अपॉइंट करते हैं, तो जब तक एक बार के लिए अपॉइंटमेंट कर लिया तो अगले साल तक करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा ऑफिस। और अगले साल कब तक होल्ड करना पड़ेगा? जब तक कि नया वाला ऑडिटर नहीं आ जाता है। पावर एंड ड्यूटीज़ जो है बहुत कॉमन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। पावर एंड ड्यूटीज़ में मतलब ऑडिटर बताएगा कि वेदर द अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें ट्रू एंड फेयर क्यों रहता है? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होता है, उसकी वजह से। ये आप लोग ऑडिट में पढ़ोगे, तो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बताना पड़ेगा आपको। उसमें वो चेक करता है कि ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन जो फर्म ने किए हैं वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी के बेनिफिट में है कि एलएलपी के अगेंस्ट में है। अगर एलएलपी के बेनिफिट में तब तो ठीक है, लेकिन अगर एलएलपी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़, जो भी ट्रांजैक्शन थी। ऑडिटर के पास राइट रहता है एक्सेस करने का सभी के सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। एलएलपी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकता है वो किसी भी टाइम पे। एलएलपी को, एलएलपी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, वर्कर बोल रहा हूँ मैं, जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन ले सकता है जहाँ भी ऑडिटर को ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद कमेंट करना पड़ता है पीएनएल बैलेंस शीट विद बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न ऑफ एलएलपी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक और पार्ट जो आने वाला है वो आपका आएगा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे क्या कहते हैं वो, वाइंडिंग अप का, वाइंडिंग अप। और उसके बाद हम लोग करेंगे कन्वर्जन का। इसी के साथ साथ आप लोगों का एलएलपी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आज शाम को कुछ देर में ये वीडियो अपलोड होने का कुछ देर बाद मैं वो वाली वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद जो प्रोग्राम के पेपर्स हैं वो तो शायद 22 को है जहाँ तक मुझे बताया गया है। तो इसको तो आप एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, बहुत मैक्सिमम वेटेज इसी का रहेगा, तो इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने रिलीज़ कर दी है बहुत पहले ही, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को करके जाना। उसमें से क्वेश्चन 100% फंसेगा, एटलीस्ट 70% मार्क्स आप लोगों को उससे आ जाएंगे। ठीक है, उसको अच्छे से करके जाओगे तो इतना प्रिपेयर कर लो, बहुत आराम से आप लोगों का पेपर कंप्लीट होगा। मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगा, तो आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सारी के सारे लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग टीसीएस को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार दोस्तों के साथ। कल पेपर है ना, परेशान नहीं होना, और लेकिन शेयर करो सबके साथ ही।